नमस्कार, डीए न्यूज़ प्लस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। आज हम चर्चा कर रहे हैं नीट को लेकर, जो पूरे देश भर में एक माहौल बना हुआ है और तमाम सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों के अलग अलग तरीके से जवाब निकल कर आ रहे हैं। मेडिकल से दाखिले से जुड़ी नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्ज़ाम परीक्षा में गड़बड़ी के लग रहे गंभीर आरोपों ने तूल पकड़ लिया है। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों की लड़ाई का आज 13वां दिन रहा। इन दिनों में छात्रों, अभिभावकों और कोचिंग टीचर्स ने एनटीए के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। नतीजा ये निकला कि ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों का नीट एग्ज़ाम दोबारा कराया जाएगा, लेकिन सामने आ रही धांधली के संकेत एनटीए को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। साथ ही राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी जारी है। लेकिन इस सब से महत्वपूर्ण, इन सब के बीच जो बात बड़ी है वो ये है कि वो नौनिहाल, वो बच्चे जो कि तैयारियां कर रहे हैं, सालों से सपने देख रहे हैं, उनकी तैयारियों का क्या, या फिर बीच में ऐसा कोई है जो इस पूरे माहौल को बिगाड़ने की या फिर इन नौनिहालों को, सपनों को धराशायी करने की भी एक तैयारी कर रहा है, या किसी प्रकार का षड्यंत्र रच रहा है। तो तमाम विषय हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 4 जून को जब नीट परीक्षा का रिजल्ट आया, तब सोशल मीडिया पर #नीट फ्रॉड ट्रेंड करने लगा। पहली बार नीट में 67 टॉपर्स को 720 में से पूरे 720 अंक मिले हैं। और फिर ग्रेस मार्क्स देखने के बाद मेडिकल फील्ड में खलबली मच गई। अगले दिन से छात्रों का आंदोलन सोशल मीडिया से सड़क तक पहुंच गया। हाथ में बैनर लिए छात्र न्याय की गुहार लगाते रहे और याचिकाएं दायर होती रही। 13 जून को एनटीए ने फैसला किया कि ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों की परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाएगी, लेकिन अभी भी छात्रों का गुस्सा थमा नहीं है। बिहार और गुजरात से सामने आई पेपर लीक की खबरों से एनटीए की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। इसलिए छात्र मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि पिछले 13 दिनों में आखिर क्या क्या हुआ है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के दिन ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट परीक्षा 2024 का परिणाम जारी किया था। परिणाम में 67 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्हें 720 में से पूरे 720 अंक मिले। टॉपर्स की लिस्ट देखने के बाद छात्रों ने सोशल मीडिया पर नीट परीक्षा में धांधली का मुद्दा उठाया। रिजल्ट के कुछ घंटे बाद ही सोशल मीडिया पर भी इस साल की नीट परीक्षा पर गंभीर सवाल उठने लगे थे। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीट की परीक्षा में आखिरकार एक साथ 67 अभ्यर्थियों के 720 नंबर कैसे आ गए। एक एग्जाम सेंटर पर परीक्षा देने वाले 6 छात्रों ने टॉप किया और उसी एग्जाम सेंटर के 2 स्टूडेंट्स को 718 और 719 मार्क्स मिले हैं, जो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। छात्रों के शक ने एनटीए को कोर्ट में लाकर खड़ा कर दिया। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई याचिकाएं दायर की गई। का पेपर स्टार्ट हुआ और 240 को हम लोग को दूसरा पेपर लाके दिए, और दूसरे पेपर में फिर वो सब ओएमआर शीट और वो सब जो बेसिक्स भरते हैं, उसके बाद में पेपर रीडिंग का टाइम भी नहीं मिला। उसके बाद जब पेपर रीड किए, उसके बाद जाके फिर क्वेश्चंस, क्योंकि पहले रीडिंग करने का टाइम मिलता है, लेकिन हम लोग को 10 मिनट एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए भी नहीं मिला। फिर उसके बाद जाके हम लोग पेपर अटेम्प्ट करना चालू किए, तो मेरा ओवरऑल 100 क्वेश्चन ही बना। अपन को 2 बजे पेपर मिला और 2:45 को हमको दूसरा पेपर ला के दे रहे हैं। अब दूसरे पेपर का सील खोलना, उसमें ओएमआर भरना वगैरह वगैरह, नाम भरना। 3 बज गया। 3 बजे से हमने दूसरा पेपर बनाना चालू किया और 5:20 को ही हम उसी टाइम पे हमसे पेपर ले लिया गया। हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं दिया गया और हमारा 1 घंटा टाइम मिलता है 10 मिनट्स रीडिंग का, वो भी नहीं मिला हमको। उसके बाद 45 मिनट्स हम लोग को लेट एक्सचेंज कर दिए पेपर, और एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिला हमको बाद में एग्जाम दे। यह पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। इसी बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दोबारा नीट परीक्षा कराने के संबंध में शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट में ग्रेस मार्क्स वाले उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया है। इस फैसले के बाद अब 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। तो वहीं अब छत्तीसगढ़ में कुल 602 अभ्यर्थी दोबारा नीट की परीक्षा देंगे। वहीं अब नीट परीक्षा को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में केंद्रीय शिक्षा मंत्री
धर्मेंद्र प्रधान की अब एजेंसी को लेकर खुलकर नाखुशी सामने आई है। उन्होंने नीट परीक्षा को लेकर सामने आ रही गड़बड़ियों पर न सिर्फ एनटीए को आड़े हाथों लिया है, बल्कि कहा कि एनटीए हो या कोई भी हो, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है। तो वहीं भाजपा के मीडिया प्रभारी राजीव चक्रवर्ती का कहना है कि ये नीट के संबंध में दो प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहां थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट की आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की सुझाव पे। दूसरा, दो जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़ी गंभीरता के साथ लिया है, वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। नीट के परीक्षा के लिए एक बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। जो दूरस्थ अंचल के बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनकी दोबारा परीक्षा ली जाएगी। इस निर्णय का स्वागत होना चाहिए और जो बच्चे इसमें वंचित हो गए थे उन्हें दोबारा मौका दिया जा रहा है और उनके पास एक दोबारा मौका है कि वो क्वालिफाई करें और देश की सेवा करें। तो ये बहुत ही अच्छा एक निर्णय है, इसे केंद्र और राज्य ने मिलकर लिया है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए और कहीं भी जो गड़बड़ी हुई है उसे छोड़ा नहीं जाएगा और बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी और बच्चों को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं उन्हें मौका मिल गया, जो नहीं कर पाए हैं उन्हें दोबारा ये मौका दिया जा रहा है। जिस प्रकार से नीट के पेपर में गड़बड़ियां हुई है, छात्रों को ग्रेस मार्क दिया गया, फिर से एग्जाम देने के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं माननीय न्यायालय के द्वारा, और लगातार पेपर लीक की घटना हर जगह हो रही है। जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, या तो उसके पेपर लीक हो जाते हैं या परीक्षा केंद्रों में गड़बड़ियां हो जाती है या मुन्ना भाई प्रकरण सामने आते हैं। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है और इन घटनाओं का दुष्प्रभाव छात्रों को पड़ता है, जो लगातार मेहनत करते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और एक सपना संजोते हैं कि उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में पास करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है। और माता पिता भी आस लगाते हैं कि जो बच्चे उनकी तैयारी कर रहे हैं उसको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार की घटनाएं इन सपनों को तोड़ने वाला होता है। इसका दुष्प्रभाव ये होता है कि छात्रों के मन में, युवाओं के मन में हताशा के भाव आते हैं, निराशा के भाव आते हैं और इससे ग्रसित होकर वो गलत कदम उठा लेते हैं, जो बेहद चिंताजनक स्थिति है। सरकारों को चाहिए इस प्रकार से घटना जहाँ पे हुई है वहाँ कड़े कदम उठाए जाए और जिम्मेदार जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और देश भर के प्रदेश के छात्रों को आश्वस्त करना होगा कि वो जिन प्रतियोगी परीक्षा को दे रहे हैं ये उनके भविष्य के लिए है और इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। ये तो एक बहुत ही गंभीर विषय बनकर इस देश में और उभरेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं छात्रों से अनुरोध करता हूं किस प्रकार से घटना से वो निराश ना हो और पुनः प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुड़े और सरकार भी इस दिशा में कड़े कदम उठाए। यूजी नीट परिणाम 2024 में धांधली से छत्तीसगढ़ समेत पूरे भारत में हलचल बढ़ गई है। गड़बड़ी के खिलाफ अब तक 20,000 से ज्यादा शिकायत दर्ज हो चुकी हैं। वहीं अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी सुना दिया है। बता दें कि 1563 अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड निरस्त किए जाएंगे। इसके बाद बिना ग्रेस मार्क्स के परिणाम जारी किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डे न्यूज़ प्लस, रायपुर। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। 8 जुलाई को इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। अलग अलग देश के हाई कोर्ट में जो केस लगे हुए थे, अलग अलग प्रकार के जो याचिकाएं लगी हुई थी, उनका एक तरीके से उन सभी पर संपूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है और 8 जुलाई को ये सुनवाई होनी है। खैर, सभी की अपनी बातें हैं, अपनी अपनी व्यथाएं हैं, लेकिन केंद्र में वही बच्चे हैं कहीं ना कहीं जिनके भविष्य के साथ एक प्रकार का खिलवाड़ होता दिखाई दे रहा है। अब जांच की बात है। खुद शिक्षा मंत्री ने कहा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी बड़े
पद पर आसीन हो या कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी संभालता हो, बख्शा नहीं जाएगा। कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और ये भी कहा है कि जहां सुधार की ज़रूरत है वहां पर ज़रूर सुधार होगी। ठीक है, लेकिन अब राजनीति का अपना धर्म है कि वो तो हर जगह होती ही है। विषय जो भी हो, तो राजनीति इस पर भी शुरू हो चुकी है। राजनीतिक दल अपने राजनीतिक दायित्व का, राजनीतिक धर्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन मैं जैसा कह रहा हूँ, लेकिन केंद्र में वही छात्र हैं जिनके साथ ये घटनाएं घटी हैं। तो हम इस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। पहले उनसे आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ हैं गोपाल सामंतो जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, आपका स्वागत है। संदीप दुबे जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। दुबे जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ डॉक्टर अनिल जैन हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य हैं, काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, खुद डॉक्टर हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि इस विषय पर लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं और इसकी समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और आगे स्थितियां कैसी बनती बिगड़ती दिखाई दे रही हैं। तो इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं, लेकिन शुरुआत करने से पहले चूंकि डॉक्टर अनिल जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खुद डॉक्टर हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वो सदस्य हैं, काफ़ी लंबे समय से दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं अनिल जैन जी? जी। डॉक्टर साहब, पहले मैं आपसे समझ लूं, क्योंकि देखिए आप तो वहीं से आते हैं, आपने वही परीक्षा दी है, आप वहीं से आते हैं। ठीक है, वो परीक्षाओं का स्वरूप पहले कुछ अलग रहा होगा, लेकिन वही आपने परीक्षा दी है। अब जो हो रहा है, जिस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं, बहुत से तकनीकी विषय हैं, बहुत से गैर तकनीकी विषय हैं जो देखने से ही लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो थोड़ा सा हम सभी को समझाइएगा डॉक्टर साहब कि ये पूरा मामला है क्या और क्या इसका हल है। डॉक्टर साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से हूँ, डॉक्टर बन के यही एग्जाम पास करके आया हूँ। मुझे ये मालूम है कि इस एग्जाम को देने के लिए छात्र कितने स्ट्रेस में रहते हैं, कितने टेंशन में रहते हैं, कितना उनका समय जाता है, कितना उनका खून जलता है, मैं ये कहूँगा। बिल्कुल। और उसके बाद भी यदि इस तरीके से की धांधली, इस तरीके का भ्रष्टाचार, जिसमें कि इतने सारे स्टूडेंट्स के किसी के मार्क्स कम हो गए, किसी के मार्क्स ज्यादा हो गए, किसी के रैंक का ठिकाना नहीं है, सही रैंक क्या है क्या नहीं है। रिजर्वेशन तो चलो एक अलग चीज है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ये जो चीज हो रही है बहुत ही अनुचित है। और ये क्योंकि स्वास्थ्य रिलेटेड चीजें हैं, यही आपके भविष्य के डॉक्टर हैं, है ना, यही सभी का देखभाल करने वाले हैं, स्वास्थ्य को संभालने वाले हैं जी। और इनके साथ ही यदि ऐसा होगा तो ये बड़ा ही मुश्किल चीज है ये जी। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा एक बिंदु थोड़ा सा समझाइएगा कि यहाँ पर एक लगातार चर्चा हो रही है कि जो नंबर मिले हैं छात्रों को, तो पहले तो 67 जो अभ्यर्थी हैं उनको पूरे नंबर मिले हैं 720, मतलब ऑल इंडिया रैंकिंग में पहला स्थान रखते हैं 67। एक ही सेंटर से 6 ऐसे टॉपर हैं। चलिए सर, ये संयोग हो सकता है कि छात्रों ने होनहारी दिखाई हो, इसको हम अगर एक तरीके से हम देख भी लें कि कह लें कि भाई अगर छात्र होनहार है तो इसमें 67 क्या 6000 भी हो सकते हैं नंबर 1 पर, ये तर्क दिया जा सकता है। लेकिन दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 718 719 नंबर की जो बात हो रही है कि तकनीकी रूप से ये संभव नहीं है, तो ये क्या तकनीकी रूप है जिससे कि 718 और 719 नंबर संभव नहीं है 720 में? देखिए, ये सब जिस तरीके से ग्रेस मार्क दिए गए हैं फिर वापस ले लिए गए हैं जी, और जिस तरह की चीजें आ रही हैं कि एक साथ एक ही सेंटर पे दूसरी जगह के लोग जाकर के एग्जाम दे रहे हैं, इससे संदेह तो उत्पन्न होता है कि कहीं न कहीं धांधली हुई है ना। और निश्चित रूप से इन सबकी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये अपने स्वास्थ्य के भविष्य का सवाल है, देश के स्वास्थ्य के भविष्य का सवाल है ना। तो इसमें दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। चूंकि आप वहीं से आते हैं, आपने यही परीक्षा दी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, खून पसीना जलाकर छात्र पढ़ता है, आप समझते हैं कि टेम्परामेंट में भी एक अंतर होता है? जब पहले अटेम्प्ट में छात्र ने वो परीक्षा दी, कुछ मार्क्स आए, उसको अगर फिर से मौका मिलता है, फिर वही परीक्षा देता है, तो ज़रूरी नहीं प्रदर्शन वैसा ही हो जैसा पहले था, कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो। जी हाँ, डेफिनेटली ऐसा होता है। अधिकतर लोग, सभी स्टूडेंट्स का टेम्परामेंट अलग अलग होता है। कोई एक एग्जाम देने के बाद भी टेम्परामेंट लूज कर जाता है, वो दोबारा एग्जाम देने की स्थिति में नहीं रहता है जी। कई स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनका जो कि टेम्परामेंट मेंटेन करके रखते हैं, अपना
एक एग्जाम, 2 एग्जाम, 3 एग्जाम देकर भी अपना परफॉर्मेंस सिमिलर रख सकते हैं। लेकिन अधिकतर केसेस में ऐसा होता है कि एक एग्जाम देने के बाद जब दूसरा और तीसरा एग्जाम देने की बारी आती है तो स्टूडेंट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है जितना कि वो सबसे पहले परफॉर्म करता है। जी, ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आपके पास समय हो तो आप बने रहिएगा। धन्यवाद आपका। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं गोपाल सामंतो जी हैं। गोपाल जी, आप जैसा सुन रहे थे, खुद डॉक्टर हैं अनिल जी, और बता रहे थे कि किस तरीके की एक तैयारी, आप तो जानते ही होंगे क्योंकि आज जो शिक्षा की व्यवस्था है और शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था है वो सभी के घरों में है, सभी इसे बड़े पास से देखते हैं कि आज छात्र किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, खुद का बेटा हो, भाई हो, बहन हो। तो ये कुछ ऐसी दिगर बात नहीं है। लेकिन जैसा गोपाल जी अभी जो वर्तमान स्थिति है, ठीक है, सरकार ने कदम उठाए हैं और जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इस पर भी कुछ बातें हो रही हैं। इसे फिर से बात हो रही है कि इसे कैसे ठीक किया जाए, अगर कुछ गड़बड़ी है तो ठीक इसे किया जाएगा। इसमें क्या देखते हैं गोपाल जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस रूप पे देखते हैं? संजय जी, पहले तो आपको नमस्कार और आपके समस्त दर्शकों को नमस्कार जी। जब से ये डिबेट चल रहा है देश में, 67 बच्चों को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है, लेकिन डेटा और फैक्ट्स पे बात नहीं हो रही है। बहुत संवेदनशील मामला है। मैं समझता हूं कि इस मामले में बात करते समय डेटा और फैक्ट्स पे बात करना चाहिए। जी। पहली बार देश में 23,33,000 बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया। पहली बार 4,750 सेंटर में एग्जामिनेशन हुए। 14 अब्रॉड सेंटर्स, मतलब विदेशों में 14 सेंटर्स थे जिनमें ये एग्जामिनेशन हुआ। जी। 13 भाषाओं में ये एग्जामिनेशन हुआ। उसमें 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले, और जो 1563 बच्चों को भी ग्रेस मार्क्स मिले वो सुप्रीम कोर्ट ने जो क्लैट के गाइडलाइंस दिए थे उसके अनुसार मिले थे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गाइडलाइन दिया कि इन बच्चों का दोबारा एग्जामिनेशन होना है, उसमें भी उन्होंने 2 विंडो दिए कि बच्चा अगर चाहे तो पुराने मार्क्स को रख सकता है यथावत, या चाहे तो दूसरे बार एग्जाम दे सकता है। धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे ही शिक्षा मंत्री बनते हैं, पालकों के साथ मुलाकात करते हैं, बच्चों के साथ मुलाकात करते हैं। एनटीए जो बनी है, जिसपे प्रश्न चिन्ह बार बार उठाए जा रहे हैं अभी, वो एनटीए सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार बने जी। और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार नीट एग्जामिनेशन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में जो सीट को लेकर जो डिसबैलेंस था उसको दूर करने के लिए किया गया। ये सारे तथ्यों को मुझे लगता है लोगों के सामने लाने की जरूरत है। लोगों के, जब हम डिबेट में बात करें या जब मीडिया में बात हो रही है, इन सारे तथ्यों को कहीं ना कहीं बाहर नहीं लाया जा रहा है या अनदेखा किया जा रहा है। जी। 23,33,000 बच्चों में अगर 67 बच्चों ने नंबर एक जैसा पाया है तो कितना प्रतिशत होता है ये भी कैलकुलेट करने की जरूरत है। अगर 100 बच्चों का एग्जामिनेशन में एक बच्चा पाता है तो 1% बच्चा, या 2 बच्चे अगर पाते हैं तो 2% बच्चे होते हैं। तो 23,33,000 में 67 कितना परसेंट होता है? ये मैं जो कांग्रेस के लोग बयान दे रहे हैं या कांग्रेस के लोग राजनीति कर रहे हैं, उनसे पहला सवाल तो ये पूछना पड़ेगा कि 67 बच्चे, मैं पूछ लेता हूं संदीप जी, मैं पूछ लेता हूं, गोपाल जी मैं पूछ लेता हूं, संदीप जी भी हैं। लेकिन सर मैंने पहले ही कहा था कि 67 बच्चे क्यों, अगर 6,000 बच्चे भी अगर नंबर 1 रैंकिंग पे आते हैं तो अच्छी बात है। बच्चों में वो स्किल बढ़ रही है, वो काफ़ी तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था। लेकिन बात हो रही है जो अंदेशा जताया जा रहा है कि गड़बड़ी कहाँ हो रही है। और जैसा आपने कहा कि खुद शिक्षा मंत्री ने भी ये कहा है कि कुछ सुधार की ज़रूरत है, हम सुधार करेंगे, दोषियों को बख्शेंगे नहीं, जिन्होंने गलती की है उन्हें किसी भी स्तर पर हों, कहीं पर भी बैठे हों, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। ये तमाम बातें कही हैं। संदीप जी आप सुन रहे होंगे गोपाल जी ने जो बातें कही हैं, सर आप जवाब दे लीजिए, फिर आपसे सवाल करूंगा। मैं तो पूरी बात नहीं सुन पाया, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि वो भाजपा से ऊपर कभी बात नहीं कर सकते, देश हित में बात नहीं कर सकते, न छात्र के लिए बात कर सकते। सर मैं भी चाहूंगा कि आप पार्टी से उठकर देश हित के बारे में बोलें। मैं पार्टी से भाजपा और कांग्रेस से हटकर आप देश के बारे में बोलें। मेरे दोनों बच्चे नीट से ही सेलेक्ट हुए हैं। एक बच्ची डॉक्टर बन चुकी है और एक अभी सेकेंड ईयर में है। जी जी जी। तो मैं 10, 12, 15 साल से जो हमारा परिवार इसको भोग रहा है जी, माने जो तकलीफ होती है बच्चों को पढ़ने में, और जितना समस्या कोटा ले जाके पढ़ना, ये एक दर्द है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जी। दूसरा आपको मैं बता दूं, सामंतो जी तो क्या है ना, इन लोग एक झूठ बोलने की मशीन है।
वो मेरे को इस बारे में बाद में जवाब दे देंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी एनटीए बनाने के लिए नहीं कहा था। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी जो केंद्र में 15% जो सेंट्रल के जो वो होते हैं सीट उसके लिए, और 3% जो सेंट्रल पूल के सीट होते हैं पूरे भारत में, और एक इंश्योरेंस जो है वो उसकी दो तीन कॉलेज है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कॉलेज है उसके लिए पहले एग्जाम लेती थी। डीम्ड यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम लेती थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम लेती थी, हर स्टेट अपना एग्जाम लेते थे। तो उसमें जो है बहुत सारे माने समस्या पैदा हो रहा था, जिससे हर स्टेट में सिलेबस अलग अलग होने से जो बच्चों का जो उसमें था परीक्षा में क्रॉस करना वो अलग अलग हो जाता था। इसलिए एक दिशा तय की गई कि एक एग्जाम हो। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको 2, 3, 4, 5 बार करवाया एग्जाम को, सक्सेसफुली कराया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, बोली हम और पारदर्शिता लाएंगे। हम भी उस पर विश्वास करते हैं कि एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी जो नीट के अलावा, नीट पीजी यूजी के अलावा और भी एग्जाम लेगी। जैसे हमारे यहाँ व्यापम है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में व्यापम है जो कई प्रकार के परीक्षा का एग्जाम लेती, वैसी एनटीए बनाएगी। इसलिए उसका नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहा गया है जी। अब बहुत सारे बातें हो गई। 4 मई को बिहार में जो है पेपर लीक हुआ, 5 तारीख को परीक्षा दिए, उसके बाद स्टूडेंट बताए भी, फिर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर लिया, उनका बयान लिया, बयान बाहर आ गया। बार बार बिहार सरकार ईओडब्ल्यू ने नीट से जो है एनटीए से मांगा, उनसे क्या बोलना चाहिए, जो जो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए थे कि क्रिमिनल एक्टिविटी के फर्दरेंस में पता करने में, वो जानकारी उनको नहीं मिली। साथ ही साथ इस बीच में जो है गुजरात का पता चल गया कि जो सेंटर था गोधरा में, वो सेंटर का जो एनटीए ने एक सेंटर के जो उसको जो कोऑर्डिनेशन के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त किया वो खुद कोचिंग संचालक था, और जलाराम स्कूल में जो एग्जाम हुआ वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक शामिल थे पैसे लेन देन में, चेक मिला, वहां भी एफआईआर हुआ, वहां की गड़बड़ी भी पता चली। उसने भी एनटीए को लेटर लिखा कि हमको सब चीज उपलब्ध कराया, नहीं किया। ये संदेह बता रहा हूँ। उसका एक जो है बीच आप जब फॉर्म भरवा रहे थे तब आप 3 दिन के लिए पोर्टल फिर से खोल दिए कुछ लोगों के लिए, जिसमें 24,000 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा। हम कहते हैं उस 24,000 स्टूडेंट का ही जांच कर लिया जाए कि 24,000 स्टूडेंट ने कितने लोग 720 पाए, 18 पाए, 690 पाए या 700 पाए। और साथ ही साथ उसके हरियाणा में जो हुआ, हरियाणा में प्रिंसिपल कह रहा है कि हमारे यहाँ देर से पेपर नहीं बटा, उसके बाद ग्रेस मार्क दे दिया गया पूरे स्कूल को। क्यों दे दिया गया? ये क्या वही लोग थे जो 24,000 लोग फॉर्म भरे थे? और बिहार में अब तो और आगे चला गया। बिहार में आज जो घटना वो हुई है, जो जांच में पता चला है, जिसमें राजीव मिश्रा और रवि अत्री का नाम आ रहा है। ये राजीव मिश्रा का पुत्र जो है यूपी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक में पकड़ा है, साथ ही साथ जो यूपी में सिपाही भर्ती में पकड़ा है, बिहार टीचर भर्ती में भी इनका गैंग पकड़ाया है। आज तो जो बात पता चली है कि इनका काम है कि ट्रांसपोर्टेशन समय इन लोग पूरा रूट पता करते हैं, दिल्ली से लेके जहां तक जाना है उस बीच में इन लोग जो है पेपर को जैसे भी निकालते हैं, जिस प्रकार से भी आपराधिक कृत्य करके पेपर आउट करते हैं। जब ये गैंग काम कर रहा है, यूपी में लगातार उसी पैटर्न में लीक हुआ है। और इस बात का जब पता चल गया, आजकल तो छोटे छोटे कॉलेज में लीक हो जाने से पेपर कैंसिल होके पेपर नया पेपर लेते हैं। और एनटीए के पास भी ये मेथड रहा होगा कि पेपर लीक हो गया, तुरंत उनको वो करना था, तुरंत एग्जाम दूसरा लेना था। एनटीए जब पहला साल बना था तो पेपर लीक राजस्थान में हुआ था, आपको याद होगा, 7 दिन के अंदर भी एग्जाम हो गया था। तो यहाँ भी हो सकता था, लेकिन माननीय मंत्री जी पहला दिन ज्वाइन करते हैं और बोलते हैं कुछ नहीं हुआ। सारा चीज को उन्होंने एकदम से डिनाई कर दिया। अब बताइए, एफआईआर चल रहा है, अपराधी जेल में चलेगा बिहार में। ठीक है संदीप जी, ठीक है संदीप जी, आपने काफी महत्वपूर्ण बातें बताई संदीप जी। रामावतार तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रामावतार जी, आप सुन रहे होंगे दोनों प्रवक्ताओं को, पूरा घटनाक्रम आपके सामने है। पहले दिन से 13वें दिन तक क्या स्थिति बनी हुई है पूरे देश भर में, छत्तीसगढ़ में आप बड़े करीब से सब देख रहे हैं। आप क्या समझते हैं रामावतार तिवारी जी कि क्या लगता है कि ये जो परीक्षा की व्यवस्था है, ये जो टेस्टिंग की तमाम एजेंसीज़ हैं, या फिर ये भी जो अलग अलग प्रकार के आरोप लगते हैं, संशय का एक वातावरण बनता है, निदान इसका किस ओर है, निदान इसका कहाँ है?
रामावतार जी। करोड़ों बच्चे जी परीक्षा के लिए करोड़ों बच्चे परीक्षा के लिए कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उनके आत्मविश्वास और उनके माताओं के आत्मविश्वास जी डग रहा है, कमज़ोर हो रहा है। और जो एजेंसियां हैं, जो परीक्षा लेने वाली एजेंसियां हैं, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। जी तो ये काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण परीक्षा है जो प्रतिभाशाली लाखों बच्चे मेहनत कर रहे हैं। उनके मन में अविश्वास घर जाना जी किसी संस्था का, किसी परीक्षा का अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी दूसरी तरफ देखेंगे कि मंत्री ने खुद माना है, आज सारे अखबारों में छपा है जी कि मंत्री ने कहा गड़बड़ी हुई है, जांच की जाएगी और दोषी लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। ये आपके चैनल में जी भी हाँ, आ रहा है, हमने दिखाया जी। मंत्री जी का बयान आपने दिखाया। तीसरी बात जो है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से सक्रियता दिखा रही है, उसके कारण जो बच्चे हैं, पालक हैं, उनको न्याय मिलने की उम्मीद जागी है। अब सरकार को पूरी, जो कि अभी तो लोकसभा सत्र शुरू हो रहा है, फिर हंगामा मचेगा। जी हाँ। और जो छात्र लगातार आंदोलन के लिए जा रहे हैं, तो जांच एजेंसियों को, खासकर यूपी में, बिहार में जो एक गिरोह चल रहा है इस तरह की बड़े परीक्षाओं का पास कराने का, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। और योग्य और प्रतिभाशाली बच्चे हैं जी, उनको न्याय मिले, इस दिशा में काम होना चाहिए। क्योंकि ऐसी कई और संस्थाएं हैं जो परीक्षा ले रही हैं, उन संस्थाओं पर भी आगे जाके प्रश्न चिन्ह या अविश्वास पैदा होगा, असंतोष पैदा होगा जी, तो रास्ता निकालना कठिन हो जाएगा। जिन लोगों को ये जिम्मेदारी है परीक्षा दिलाने की जी, उन लोगों पर और निगरानी रखनी चाहिए। इसमें राजनीति से परे हटकर उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए बयान दिए जाने चाहिए जी, बिल्कुल। उनके सुझाव दिए जाने चाहिए। किसी को बचाने के हिसाब से या किसी के आरोप लगाने के हिसाब से ये बात नहीं कहनी चाहिए। हालांकि आपने आज पैनल अच्छा रखा है जी, जो दोनों जानकार हैं, जी बिल्कुल, दोनों पूरी परीक्षा प्रणाली में अंदर से क्या चल रहा है और बाहर में क्या हो सकता है, इसकी शंकाओं पे अच्छा अध्ययन करके आए हैं जी। फिर भी मेरा ये सवाल है जी कि परीक्षा देने वाली जितनी संस्थाएं हैं जी, उन संस्थाओं में ऐसे लोगों को बैठाया जाए जो किसी को लाभ देने के हिसाब के नियत से जी, मेरा क्या स्वार्थ है, मेरा क्या फायदा होगा, जी, इस तरह के जो मानसिकता के साथ परीक्षा में बैठने वाले लोग हैं, धन पशु, उनको दरकिनार कर कर शिक्षण व्यवस्था को बचाने के लिए जी, इसमें और कड़ाई करने की जरूरत है। बिल्कुल। मैं रामावतार जी यही सवाल मैं कर लेता हूँ। आपने जो कहा गोपाल जी से, गोपाल समांतो जी, सर संक्षेप में जवाब दीजिएगा सर, समय की बाध्यता है, 1 मिनट में सर। पहले तो संदीप जी जो बोल रहे थे उन सारे चीजों में संदीप जी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार का धन्यवाद भी करना चाहिए कि पिछले 10 साल में 58,000 सीट मेडिकल में बढ़ी है जी, और संदीप जी को ये भी समझना पड़ेगा और भारतीय कांग्रेस को भी ये समझना पड़ेगा, राष्ट्रीय कांग्रेस को, कि पिछले बार जब जो टॉपर थी वो तमिल भाषा में एग्जाम दी थी। ऐसे सारे विषय होते हैं, इनको लेके तो कोई एप्रिसिएशन नहीं होता। 58,000 सीट 10 साल में बढ़े हैं मेडिकल के क्षेत्र में। सर गोपाल जी ये बात ही नहीं हो रही है सर, ये तो ये सरकारें कर रही हैं, ये तो सबके सामने है, ये बताने की आवश्यकता, ये तो सब देख रहे हैं कि ये सब हो रहा है। सर बात जैसा मैं कह रहा हूं सर, जैसा रामावतार जी कह रहे थे कि हम अभी उन छात्रों की बात करें सर, उनके मनोदशा की बात करें सर, और उनको न्याय कैसे मिलेगा इसकी हम बात करें सर। क्या जुडिशियरी से ऊपर इस देश में और कुछ है?
जुडिशियरी ने नियम तैयार कर दिया है, नियम तय कर दिया है। जुडिशियरी ने जो नियम तय किया है, सरकार उसका पालन कराने जा रही है जी। तो अगर जुडिशियरी ने नियम तय किया है और सरकार पालन करा रही है, उस पे अब प्रश्न चिन्ह उठाना और उस पे राजनीति करना, ये मानसिक हताशा का परिचय देती है कांग्रेस जी। और आज कांग्रेस आप थोड़ा सा पीछे जाके ना एक बयान देखिएगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। उन्होंने चुनाव के रिजल्ट आने के पहले ये कहा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयार रहे, अगर हम इन चुनावों में हारेंगे तो हमें रास्ते में उतरना है। रास्ते में उतरिए, जनमानस के सही चीजों को लेके उतरिए, लेकिन गलत भ्रम को लेके मत उतरिए, भ्रम बनाने की फैक्ट्री मत बनिए। ठीक है संदीप जी। ना संवेदनशील मौके पर संवेदनशीलता के साथ उत्तर देने चाहिए, संवेदनशीलता के साथ फैक्ट्स और फिगर्स को रखना चाहिए। बिल्कुल संदीप जी। सर 1 मिनट में। सर मैं 1 मिनट में बोलूंगा। मैं एक बात नहीं बोल पाया था कि छत्तीसगढ़ में 602 स्टूडेंट जो बलौदा बाजार के थे, बलौदा बाजार दंतेवाड़ा सर 2 जगह के हैं। हाँ 2 जगह से, तो ये जहाँ पे एग्जाम में पेपर लेने के बाद पेपर फिर 1 घंटे वापस हुआ, ये घटना हुआ। मैं एक बात आपके चैनल से उठाना चाहता हूँ कि एनटीए के चेयरमैन कौन है? छत्तीसगढ़ की बात पूरे देश में क्यों नहीं हो रही? पीएससी में 17 लोग, जबकि गुजरात की हो रही है, राजस्थान से हो रही है। आप पीएससी में बोल रहे हैं कि कुछ रिश्तेदार थे तो आपने सीबीआई जांच कराई। मेरी बात सुनी, मैंने आपका बात सुना, जी मैं आपका बात सुना। सर बोलने दीजिए सर। बच्चों के प्रति अवसाद मत पैदा करें, बच्चों को प्रति ध्यान दें। आप तो खैर आप उस स्तर से भी नहीं है कि आप उसमें कुछ कह पाएंगे। आप इस बारे में ठीक है संदीप जी। सर समय की बात है। राम अवतार जी कंक्लूड कीजिएगा सर। राम अवतार जी सर कंक्लूड कीजिएगा, समय की बात है। इस एग्जाम से पहले सुबोध कुमार को केंद्र सरकार जी। गोपाल जी, संदीप जी, सर समय की बात है सर, आगे भी चर्चा कर लेंगे। राम अवतार जी कंक्लूड कीजिएगा। जी तमाम जांच एजेंसियों को और राजनीतिक दलों को जी इस मामले में राजनीति को दरकिनार करके और जो एजेंसियां उसको निष्पक्षता पर सवाल न उठे, उन लाखों करोड़ों बच्चे हैं उनके भविष्य का सवाल है, इसलिए इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि दूसरी परीक्षा हो रही है और भी परीक्षा होगी, उसमें भी संदेह होगा, एक नया असंतोष पैदा होगा। तो समय रहते इस पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल। तो आप सभी का धन्यवाद। गोपाल सामंतो जी सर आपका धन्यवाद, संदीप दुबे जी आपका धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, राम अवतार तिवारी जी आपका धन्यवाद और डॉक्टर अनिल जैन हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जैसा हम बता रहे हैं, जैसा हमने चर्चा की, बहुत से महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी सामने आए। देखिए बात कुल मिलाकर ये है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, ये विषय राजनीति का नहीं है। सरकारें अपनी ओर से प्रयास करती हैं, कोई भी सरकार हो, सरकारें हमेशा अच्छा करने का, बेहतर करने का प्रयास करती हैं, छात्र हित में प्रयास करती हैं, छात्रों के भविष्य के लिए प्रयास करती हैं। लेकिन कुछ ऐसे माफिया होते हैं, कुछ ऐसे गिरोह होते हैं, कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, कई प्रदेशों में पाए जाते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं, जिनका काम ही है व्यवस्थाओं में सेंध लगाना और व्यवस्थाओं में दीपक की तरह घुस जाना और धीरे धीरे उस व्यवस्था का एक हिस्सा बनने की कोशिश करना। तो सरकारों की, हम सभी की, पार्टियों के कार्यकर्ताओं की, बुद्धिजीवियों की कोशिश यही होनी चाहिए कि राजनीति से अलग हटकर वो कुछ ऐसा करें, समाज में अपने अपने स्तर पर ऐसा करें कि इन माफियाओं को, ऐसे लोगों को जो कि भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे नौनिहालों के, उन्हें कोई स्थान न मिले और उन्हें बिल्कुल सामने लाया जा सके और उनका पर्दाफाश किया जा सके और उन्हें समाज में ऐसी कोई जगह ना मिले कि वो अपने अस्तित्व के लिए फिर से नई कोशिश कर सकें। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।